साल था 1962। जगह थी लद्दाख का चुशूल एरिया। दोस्तों, ये वो समय था जब भारत और चीन के बीच जंग की आग लग चुकी थी। लेकिन रोजांगला के इलाके में कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान सामने से हमला कर रहे 5000 चीनी सैनिकों से लड़ रहे थे और पूरी बटालियन को लीड कर रहे थे राजस्थान में जन्मे मेजर शैतान सिंह। चीनी सैनिक अपने सभी हथियारों के साथ हमला कर चुके थे, लेकिन महज 120 जवानों की एक टुकड़ी ने रोजांगला के इलाके में 5000 चीनी सैनिकों को लगभग पूरा ही खत्म कर दिया। उस युद्ध का आलम तो ये था कि अपने देश की रक्षा करते हुए उस रेजिमेंट के 114 जवान शहीद हो गए और 5 को चाइनीज आर्मी अपने साथ ले गई। लेकिन एक तरह से भारत ने उस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसे उस युद्ध में भारत की एक बड़ी जीत कही जाती है। दोस्तों, यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि रोजांगला के वो 120 सैनिक जो कि चीन के 5000 सैनिकों पर भारी पड़े थे, वो सभी जवान अही रेजिमेंट के ही थे जो कि हरियाणा के रेवाड़ी इलाके से सेना में आए थे। और आज के समय में भारतीय सेना में अही रेजिमेंट को बनाने की मांग पूरे भारत में हो रही है। हालांकि अही रेजिमेंट कब तक भारतीय सेना में शामिल होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उससे पहले आइए हम सभी ये जान लेते हैं कि आखिर भारतीय सेना में आज भी रेजिमेंट बंटवारा जाति के आधार पर ही क्यों होता है। ये जानने के लिए हमें इसके इतिहास को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट है। हालांकि ये व्यवस्था सिर्फ थल सेना यानी कि आर्मी में ही है। एयरफोर्स या नेवी में ऐसी कोई भी रेजिमेंट नहीं है। भारतीय सेना में कई अलग अलग रेजिमेंट्स जैसे कि सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट जैसी अन्य कई तरह की रेजिमेंट्स होती हैं और ये एक तरीके से भारतीय सेना की टुकड़ी होती हैं। इन सभी रेजिमेंट्स को मिलाकर ही सेना कंप्लीट होती है। सेना में रेजिमेंट का बंटवारा ब्रिटिश काल में ही हुआ था। तब अंग्रेजों ने आवश्यकता अनुसार अलग अलग ग्रुपों में सेना में भर्ती की। कभी ये भर्तियां जाति के आधार पर हुई तो कभी समुदाय के आधार पर, और फिर आगे चलकर इसी बेस पर रेजिमेंट बन गई। दरअसल जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए तो वो अपनी फौज को लेकर नहीं आए थे, क्योंकि उस समय इंग्लैंड से फौज को भारत तक लाना किसी चुनौती से कम नहीं था। जिसके चलते भारत से व्यापार शुरुआत करने के बाद वो लोग सेना बनाने लगे, जिसके लिए वो यहीं के लोगों को सेना में भर्ती करने लगे। क्योंकि शुरुआत में अंग्रेज भारत के सिर्फ कुछ हिस्सों में ही थे, जिनमें मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के इलाके ही आते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों का काम चल रहा था, लेकिन जब साल 1857 की क्रांति शुरू हुई तो अंग्रेजों ने देखा कि इस क्रांति में बंगाल के लोग सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं और वहीं की आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ हो गई है। क्रांति को किसी तरह दबाने के बाद अंग्रेजों के दिमाग में अब ये बात तय हो चुकी थी कि अब कुछ इलाकों से आर्मी में भर्ती नहीं की जा सकती, क्योंकि जब दोबारा ऐसा विद्रोह होगा तो उसके लिए उनके पास कुछ अलग आर्मी के लोग होने चाहिए जो कि विरोध वाले लोगों से लड़ सकें। इसलिए अंग्रेजों ने बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की रेजिमेंट्स के आर्मी में ज्वाइन करने पर प्रतिबंध लगा दिया। और साथ ही जिन लोगों ने भी साल 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी, अंग्रेजों ने उन इलाके के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिसमें नेपाल के गोरखा, पंजाब के जाट, राजपूताना, राजस्थान के राजपूत। इन सभी इलाके के लोगों ने साल 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद करी थी। और साथ ही अंग्रेजों ने प्रेफरेंस उन जातियों को भी ज्यादा दिया जो पहले से युद्ध में हिस्सा लेते आ रहे थे, जिसके चलते रेजिमेंट की भर्ती की इन पॉलिसीज को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उन्होंने जोनाथन पील कमीशन का गठन किया। इस कमीशन के लोगों का मेन काम यही था कि वो पूरे देश में ये आइडेंटिफाइड कर पाए कि कौन से लोग बहादुर हैं और कौन से नहीं। इन्हें मार्शल और नॉन मार्शल के आधार पर बांटा गया। आपको बता दें कि मार्शल उन्हें कहा जाता था जिनके खून में या जिनके पूर्वजों में अच्छे खासे लड़ाई का इतिहास था, और नॉन मार्शल उन्हें कहा गया जो कि लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रखते थे। मार्शल के तौर पर राजपूत, गोरखा, सिख, डोगरा, पठान और बलोच को सेना में शामिल किया गया। इस कैटेगरी के लोग लड़ाई में हिस्सा लेते थे। अंग्रेज इन सैनिकों के चयन के वक्त जाति पर इस वजह से जोर देते थे जिससे उन्हें ये पता रहे कि लड़ाई में उनके लिए कौन बेहतर भूमिका निभाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि लड़ाई का जज्बा किसी भी इंसान में नहीं बल्कि जातिगत समूह में होता है। और मार्शल में आने वाले लोगों के नाम का रेजिमेंट अंग्रेजों ने बना दिया और तभी से ये जातिगत सेना भारतीय सेना का ही हिस्सा बन गया। अब बात करें आजादी के बाद की, तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ और जो आर्मी भारत को मिली उनमें ये रेजिमेंट्स पहले से ही मौजूद थी। लेकिन आजादी के बाद जब 2 साल 11 महीने
और 18 दिन के बाद जब नया संविधान बनकर तैयार हुआ तब भी किसी नई जाति को भारतीय सेना में नहीं जोड़ा गया और न ही पहले से मौजूद किसी भी रेजिमेंट को इंडियन आर्मी से हटाया गया। हालांकि इंडियन आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स होने के इंडिया को बहुत फायदे हैं, जैसे कि भारत की आज़ादी के बाद से जितने भी युद्ध हुए हैं उन सभी में अलग अलग रेजिमेंट्स ने हर बार खुद को बेस्ट साबित किया है। फिर चाहे गोरखा रेजिमेंट हो, सिख रेजिमेंट हो, जाट रेजिमेंट या फिर अन्य कोई भी रेजिमेंट हो। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी इन रेजिमेंट्स को बंद करने का प्रयास नहीं किया गया हो। साल 1947 से लेकर अब तक कुल 4 कमेटियां इन रेजिमेंट्स को बंद करने के लिए बनाई जा चुकी हैं, पर उन चारों कमेटियों की रिपोर्ट पेश करने के बाद सभी कास्ट के हिसाब से इन सभी रेजिमेंट्स को देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी माना गया। पर सवाल यहाँ पर यह आता है कि आर्मी के इस कास्ट में बनते रेजिमेंट्स को सही क्यों बताया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस बात का जवाब पूर्व रक्षा मंत्री लेट मनोहर पर्रिकर जी ने संसद में दिया था। उन्होंने बताया था कि कास्ट के हिसाब से बनती हुई जो रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी में मौजूद हैं उनमें आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है और उनकी इसी एकता की वजह से आज़ादी के बाद से भारत लगभग हर युद्ध जीतता रहा है और ऐसे में इन रेजिमेंट्स को और बढ़ावा देना देश के लिए ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और भारत सरकार आने वाले समय में भी इन रेजिमेंट्स में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगी। अब अगर बात करें अहीर रेजिमेंट की तो इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि उन्होंने अपनी बहादुरी से भारत को कई युद्धों में विजयी बनाया है और इसी बहादुरी को याद रखते हुए उन्होंने देश की सरकार के सामने इस बात की अपील की थी कि अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बात भी गौर करने वाली है कि भले ही भारत में जातिवाद रेजिमेंट्स की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की हो, लेकिन आज़ादी के बाद से ना तो एक भी रेजिमेंट इंडियन आर्मी से हटाई गई है और ना ही कोई नई रेजिमेंट आज़ादी के बाद से बनाई गई है। तो ऐसे में अब ये फैसला भारत सरकार पर ही निर्भर करता है कि वो अहीर रेजिमेंट बनाने की मंजूरी देंगे या नहीं, और अगर वो अहीर रेजिमेंट बनाने की मंजूरी दे भी देते हैं तो उसे बनने में कितना समय और लगेगा। वैसे दोस्तों क्या मानते हैं आप कि क्या सच में अहीर रेजिमेंट को भारतीय सेना में शामिल किया जाना चाहिए? अगर हाँ तो क्या सच में अहीर रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा? आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।